नमस्कार साथियों, मेरी यह समीक्षा किसी व्यक्ति विशेष, राजनीतिक संगठन या देश के प्रति नहीं है। इसका संबंध छात्रों को ज्ञान देने से है। आज की समीक्षा का टॉपिक है विश्व को संकट में डालने वाला युद्ध। जी हाँ, यदि पश्चिमी एशिया संकट के चलते ऊर्जा संकट कायम रहा तो दुनिया भर में उद्योग धंधों के बंद होने का सिलसिला तेज होने के साथ साथ लोगों की परेशानी अत्यधिक बढ़ जाएगी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पिछले लगभग एक माह से जारी युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रोकने की कोशिश करते तो दिख रहे हैं, लेकिन वे इससे सफल नहीं होते नज़र आ रहे हैं। इसका कारण उनका विरोधाभासी और अविश्वसनीय रवैया है। वे ईरान को धमका भी रहे हैं और उसे युद्ध विराम की पेशकश भी कर रहे हैं। उन्होंने ईरान से बातचीत का हवाला देते हुए पहले उसके बिजली और ऊर्जा ठिकानों पर 5 दिनों तक हमला टालने की घोषणा की, फिर उसकी अवधि को और आगे बढ़ा दिया। इस बीच उन्होंने ईरान के समक्ष जो 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव रखा, उसके जवाब में उसने भी अपने 5 शर्तें रख दी। 15 सूत्रीय प्रस्ताव और 5 शर्तों के चलते दोनों पक्षों के बीच किसी सार्थक बातचीत के आसार कम ही हैं, क्योंकि दोनों के बीच भरोसे का अभाव है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि भरोसा का अभाव तो होना ही जायज़ है। ईरान हर हाल में ये चाहेगा कि उसके तेल बिकें और उसके ऊपर जो भी प्रतिबंध लगा है वो हटे, और तभी जाकर के वो प्रस्ताव मानेगा भी। एक तरफ तो आप युद्ध कर दें, बातचीत करते हुए ही एकदम अचानक ही अमेरिका ने हमला बोल दिया। अभी बातचीत चल ही रही थी और उसी दौरान उन्होंने हमला बोल दिया, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो अटैक करने के लिए ही आए थे। और ऐसी स्थिति में अगर वो युद्ध विराम भी चाह रहे हैं तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो किसी न किसी तरह से करनी पड़ेगी। तो पहली शर्त तो ईरान को यही रखनी पड़ेगी कि जो भी प्रतिबंध लगे हैं वो पहले मेरे से हटाए जाएं, और तभी जाके के व्यापार होगा। और दूसरी बात जो है, मेरे जो तेल कुएं हैं वो उससे जो तेल निकल रहा है वो बेचे जाएं, उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगा है वो हटाया जाए। ये सबसे ही ज़रूरी है और ये इसमें अमेरिका को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि भाई जब आदमी, सीधी बात है, जब वो बेचेगा तभी जाकर के वो टैक्स पे कर पाएगा, और जो जनता होगी उनको, जनता की जो स्थिति होगी वो सुधर आएगी। डोनाल्ड ट्रंप को ये कन्फ्यूजन है कि ईरान की जनता अमेरिका के सपोर्ट में है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि ईरान पे इतना ज़्यादा प्रतिबंध लगने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है, जिसका असर उनकी अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है, और जनता इस बात से त्रस्त थी, जिसकी वजह से उन्होंने विरोध करना शुरू किया। जो 2 शर्त हैं ये तो हर हाल में मान लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो आगे किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों को झेल नहीं पाएगा। और अगर ये डोनाल्ड ट्रंप जी चाह रहे हैं कि वो सत्ता भी परिवर्तन करके अगर दूसरी सत्ता अपने अकॉर्डिंग ही चलाने वाली सत्ता लेके आएँ, तो भी उनके लिए यही शर्त होगी कि ईरान वाले जो प्रतिबंध हैं वो उसे हटाए। और इसी से ही फ़ायदा भी है। एक जब जिस टारगेट को लेके चले थे कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता, मतलब परमाणु बम बना रहा है और वो नहीं है, तो उसे इस बात का कंसेशन दे देना चाहिए कि वो सामान्य अवस्था में सभी देशों के साथ अपना व्यापार कर सके। ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप जी को भी रखनी चाहिए। लेकिन अगर इस बात को, इसमें जो 15 सूत्री मांग है वो फोकस ज़रूरी करना है, और इसमें ईरान को भी झुकना पड़ेगा कि वो 15 सूत्री मांग मान ले। ईरान ने यह समझ लिया कि वह समुद्री मार्ग होर्मुज पर अपना दबदबा बनाए रखकर और उसे बाधित कर अमेरिका को झुका सकता है, क्योंकि इस मार्ग के बंद होने से ऊर्जा संकट विश्वव्यापी रूप से ले चुका है। जी हाँ, ये जो ऊर्जा संकट है ये विश्वव्यापी रूप ले लेगा, क्योंकि लगभग
बहुत बड़ा हिस्सा। अभी यार आए थे सर, तो अमेरिका उसे झुका सकता है, क्योंकि इस मार्ग में बंद होने से उपजा ऊर्जा संकट विश्वव्यापी रूप से ले चुका है। और ये ऊर्जा संकट ही नहीं, अभी तो इंटरनेट के तार जो कि यूरोप की तरफ से इंडिया, भारत और बाकी देशों की तरफ आ रहे हैं, वो भी उसी रास्ते से आ रहे हैं। अगर वो और तोड़ दिया तो और भी बड़ी मुसीबत बनेगी और इससे पूरा विश्व पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बात तो समझ लेनी चाहिए कि इस अवस्था में कुछ ढीला हो जाना ज़रूरी है, और फ़ायदा भी इसी में है, क्योंकि हर काम अगर ज़बरदस्ती से किया जाए तो उतनी सफलता नहीं मिलेगी, और वो भी ऐसी स्थिति में कि अगर जब ईरान के पास कुछ हो ही ना, तो ऐसी स्थिति में दबाव दे कर के कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता, उस दबाव का वो करेगा क्या? यानी सीधे तौर पर ईरान के ऊपरी जितने भी सशस्त्र नेता हैं वो सब ख़त्म हो गए हैं और केवल अब बचे हैं जनता। तो अब जनता क्या, डोनाल्ड ट्रंप सीधा जनता के ऊपर ही दबाव डालना चाह रहे हैं, जबकि खुद ये कहते हैं कि जनता मेरी सपोर्ट में है। तो ऐसी दो बातें कैसे हो सकती हैं? तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को ईरान की कुछ शर्तें माननी पड़ेगी, और ऐसा मानने में ही फ़ायदा भी है। अमेरिका ऐसा ना हो कि ये जर्मनी की तरह प्रतिबंध की तरह हो जाए, कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार की प्रतिबंध के बाद जब वो उसे मजबूरी होकर के सेकेंड वर्ल्ड वार करना पड़ा, तो ऐसी सिचुएशन ना बने। सिचुएशन को इस प्रकार से हैंडल करें कि ईरान की बात भी हो जाए और ईरान की भी बात रख ली जाए और ईरान उनकी भी बात रख सके, और इसी में ही फ़ायदा है और इसी में ही विश्व को भी फ़ायदा है। अदरवाइज़ आगे भी बहुत बड़े संकट हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से युद्ध चल रहा है, जिसमें इजराइल पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, और ना ही ईरान पीछे हटने का नाम ले रहा, या दूसरे शब्दों में कहें कि ईरान की जनता पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। कारण उसका ईरान के सुप्रीम जो भी है नेता, वो है ही नहीं। तो फिर अब जनता के हाथ में आया है, और वो जनता अपनी सुरक्षा को देखते हुए वो उसी ढंग से अपना काम करेगी। तो अब दूसरे शब्दों में कहें कि इस वक्त ईरान की डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के शीर्षस्थ नेता से ना बात होकर के जो भी आपस में जो बात चल रही है, वो एक तरह से समझा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की जनता के बीच में बात हो रही है। IRGC तो एक वो संस्था है जो कि युद्ध में तत्पर है, उससे इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि ईरान की जनता और डोनाल्ड ट्रंप की आपसी बातचीत से हो। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट इसमें जनता के फेवर में आना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप को भी ध्यान रखना चाहिए, और जनता के फेवर में आने का मतलब ये है कि ईरान के ऊपर जो भी प्रतिबंध हैं वो हटाए जाएं और उन्हें तेल का बेचने का चांस मिले, जिससे कि ईरान की अर्थव्यवस्था ठीक हो सके। वो अपनी अर्थव्यवस्था ही तो ठीक मांग रहे हैं, वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि परमाणु बम हमें चाहिए। और वैसे भी परमाणु बम रख करके ईरान उस परमाणु बम का रख करके कुछ नहीं फ़ायदा होगा, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। नॉट ओनली परमाणु बम, बल्कि आसपास के जितने भी मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, उनको परमाणु बम रख करके कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। उसका कारण है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर की ज़रूरत होती है, और उस रिएक्टर की ज़रूरत की पूर्ति तेल और बाकी प्रबंधनों के द्वारा आसानी से हो जा रही है। और मान लो कुछ एरिया में अगर तेल नहीं है, तो उसके लिए कई सारे रिएक्टर खोले हुए हैं, वो भी किसी रसिया या दूसरे देशों की सहायता से, जिसका मकसद ऊर्जा का उत्पादन है, ना कि वो परमाणु बम बनाना। चलिए मान लीजिए एक बार को परमाणु बम बना लें, तो क्योंकि यूरेनियम उसमें भी इस्तेमाल होता है और इसमें भी इस्तेमाल होता है, लेकिन समस्या ये है कि जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे उनका रेडिएशन परमाणु बम के फूटने से इतनी तेज़ी से होगा कि वो
एक देश नहीं कई देशों पर उसका असर पड़ सकता है। तो ऐसे और वैसे भी आज के समय में मिसाइल और ड्रोन का युग है। अब परमाणु बम बहुत पीछे हो चुका है। अमेरिका की माने तो यह कई मध्यस्थों के जरिए ईरान से बात कर रहा है। इन मध्यस्थों में मिस्र, तुर्की के साथ पाकिस्तान का भी नाम है। ये देखिए, ये मुस्लिम कंट्रियां हैं, लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि ये मुस्लिम देश हैं। इनका संबंध शीर्षस्थ नेता से होगा, ना कि आम जनता से। और एट प्रेजेंट में शीर्षस्थ नेता ईरान के ख़त्म ही हो गए हैं, जिससे कि वो बातचीत करें। अब सिर्फ जनता बची है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पाकिस्तान अमेरिका के लिए उपयोगी है। अमेरिका उसके ज़रिए ईरान में दखल देने की स्थिति में है। भाई, ईरान परमाणु बम इस वक्त पाकिस्तान के पास है, केवल मुस्लिम कंट्रियों में। और वो उसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट में लेकर के चलता है, और जबकि ये बिल्कुल गलत है। अगर वो परमाणु बम होने के कारण पाकिस्तान को अमेरिका अपनी सपोर्ट में लेकर के ईरान से दखल देने की स्थिति में अगर कदम उठा रहा है, तो ये जिसने भी सलाह दी है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि सीधी बात है, परमाणु बम की इतनी उपयोगिता नहीं है जितना कि मिसाइल या दूसरे परमाणु रिएक्टर ले जाने वाली मिसाइलें की हैं। तो जो समय बदला है उसके अकॉर्डिंग उनका डिसीजन लेना सबसे ज़रूरी है। अब परमाणु बम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन परमाणु बम ले जाने वाली मिसाइल अगर उन्होंने इस्तेमाल कर ली तो वो ज़्यादा ख़तरनाक बनेगा। तो और वो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि अमेरिका पाकिस्तान को तो दरकिनार करे, और इसके अलावा वो सीधा जनता से सीधा संपर्क करे। और इसी में ही ईरान की भी भलाई है, और इसी में ही डोनाल्ड ट्रंप की भी भलाई, क्योंकि अमेरिका के वोट पास आने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी को खतरा हो सकता है। अमेरिका उसके ज़रिए ईरान में दखल देने की स्थिति में है। एक समय अमेरिका में पाकिस्तान के सहारे ही अफ़गानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप किया था, और पाकिस्तान एक वो ज़रिया है जिसके रास्ते से वो एंटर करता है। माना जाता है कि ईरान को निशाने पर लेने की रणनीति के कारण ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ाई थी। जो भी हो, पाकिस्तान भले ही परमाणु हथियारों से संपन्न एकमात्र इस्लामिक देश होने के कारण अपने को मुस्लिम देशों के बीच विशिष्ट समझता हो, लेकिन उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख चौपट है, और वह बिल्कुल भी विश्वसनीय देश नहीं। इसलिए वह अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर सकने की स्थिति में नहीं है। जी हाँ, ये बात है कि पाकिस्तान एक हथियार के आधार पर अगर आप मतलब समझौता करवाने के लिए पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप जी की खुद की एक बड़ी मिस्टेक कही जाएगी। क्योंकि इसमें ये एक मतलब बात करने का सही तरीका नहीं है। सीधी शब्दों बात ये है, और वह बिल्कुल भी विश्वसनीय देश नहीं है। इसलिए वह अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर सकने की स्थिति में नहीं। खुद उसके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच केवल संदेशों का आदान प्रदान कर रहा है। ऐसा करते हुए वह अमेरिका से अपने स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करे तो हैरानी नहीं। वह अपने फ़ायदे के लिए खुद का इस्तेमाल करने और दोस्ती के नाम पर धोखा देने में माहिर है। अब अमेरिका कई बार पाकिस्तान से धोखा खा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान को बीच में ला रहा है। जाने क्या इनकी पॉलिसी है अमेरिका की, कि जिससे वो धोखा खाते हैं उसी को बीच में लाते हैं, और जो ईमानदारी से चलता है उसको सोचते हैं कि ये मेरे दबाव में आ गया है। तो ये जाने किस तरह की ये पॉलिसी है। वो ये सोचते हैं कि केवल हम पाकिस्तान के बिना हम कहीं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जाने उनको कौन ऐसा सलाह दे देता है कि अमेरिका अपनी खुद की ताकत पर विश्वास नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। वह अपने फ़ायदे के लिए खुद का इस्तेमाल करने और दोस्तों के नाम पर धोखा देने में माहिर है। इसलिए भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने उन्हें दलाल देश की संज्ञा दी, और यह सही संज्ञा है भी। जी हाँ, दलाल देश है। तो ऐसे में
क्या गारंटी हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ में वो पैसे का बात करता है। चाहे वो अमेरिका अफ़गानिस्तान की लड़ाई हो, चाहे वो अमेरिका आपकी ईरान की भी लड़ाई हो, या किसी भी अन्य मुस्लिम देशों की बीच में अगर वो मध्यस्थता के रूप में अगर पाकिस्तान को लेके आते हैं, तो उनकी अमेरिका की ये पॉलिसी उस तरह की पॉलिसी है कि हम उन्हीं से दोस्ती करेंगे जिससे हमें पता है कि हमें धोखा देगा। ट्रंप ईरान को लेकर तरह तरह के बयान देने के साथ ऐसे संकेत भी दे रहे हैं कि वे इस युद्ध को रोकना चाह रहे हैं। उसके ऐसे संकेतों का असर शेयर मार्केट को देखने को मिल रहा है, लेकिन यह कहना कठिन है कि युद्ध ख़त्म होने के करीब है। देखिए, यहाँ पर जो भी युद्ध है उसका असर सीधा शेयर मार्केट पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और सच बात तो यही है कि ये युद्ध तेल कंपनियों ने इस तरह से करा है कि उससे स्टॉक मार्केट पे असर पड़े। तो युद्ध ख़त्म होने के करीब है, लेकिन क्योंकि ईरान और इजराइल के हमले जारी हैं, हॉर्मुज़ मार्ग भी खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इस युद्ध को लेकर अनिश्चितता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री से वार्ता की। कहना कठिन है कि इस वार्ता में क्या बात हुई है। जो भी हो, भारत यह चाहता है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जल्द खुले ताकि ऊर्जा संकट ख़त्म हो। भारत अपनी ओर से अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता को पेशकश कर सकता है, लेकिन शायद वह फ़िलहाल उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है कि उसके जहाज़ हॉर्मुज़ से निकलते रहें और ईरान से संबंध सामान्य बने रहें। जी हाँ, यही हम चाहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कोई सार्थक बात हो या नहीं, इस युद्ध का रुकना आवश्यक है, क्योंकि पश्चिमी एशिया में छाए संकट के कारण पैदा ऊर्जा संकट पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। यदि युद्ध के चलते कुछ दिनों में ऊर्जा संकट में कमी नहीं आई, तो उद्योगों के बंद होने का सिलसिला तेज होने के साथ साथ दुनिया भर में लोगों की परेशानी अत्यधिक बढ़ जाएगी। जी हाँ, पहली बात तो पेट्रोलियम पदार्थों की वजह से जो भी संकट पूरे वर्ल्ड पे आ रहा है वो पूरी तरह से इफ़ेक्टेड हो जाएगा और वो छा जाएगा। जैसा कि अभी बताया था कि मतलब जब अमेरिकन सैनिक वहाँ उतरेंगे तो उसका स्वागत वेलकम टू हेल करके किया जाएगा। उसके पीछे भी कारण वही है कि वहाँ पर युद्ध की स्थिति पूरी तरह से है, और अगर ये युद्ध रुका नहीं तो इससे पूरी तरह से ऊर्जा के ऊपर संकट आएगा। इस संकट को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था और दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था को भी ये समझ लेना चाहिए कि पेट्रोलियम कंपनियां किस तरह से अपने प्रभुत्व को बना करके केवल अपने प्रभुत्व के चलते वो वैकल्पिक स्रोतों को अपने पेट्रोलियम पदार्थों के आगे टिकने नहीं देती हैं। जबकि ये बात सत्य है कि पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल से बहुत सारे और भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से पेट्रोलियम कंपनियां वाले ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और वो उस देश के समझ लीजिए सर्वे सर्वा जैसी सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि लगभग 60% हिस्सा किसी भी देश या कंट्री का या तो वो प्लास्टिक, चारकोल या कहना चाहिए क्रूड ऑयल में जो पेट्रोलियम, डीजल और केरोसिन ये सब निकलते हैं, या हवाई जहाज़ में यूज होने वाले तेल, इस तरह से जो सिस्टम है जिसमें 60% हिस्सा इन्हीं पेट्रोलियम पदार्थों वालों का हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये वैकल्पिक स्रोतों के कोई महत्व ही नहीं दे पाते, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, यानी समझ लीजिए एकाधिकार हो जाता है उनका। जबकि सरकार को चाहिए कि उन्हीं पेट्रोलियम कंपनी वालों से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को इस प्रकार से बढ़ाया जाए कि हर व्यक्ति अपने पास एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत रखे, ताकि कभी संकट आए तो देश के ऊपर उसका कोई भी असर ना पड़े। आज तो चलिए ये युद्ध है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्या इससे देश पूरी तरह से गुलाम की जैसी स्थिति में नहीं बन रहा? ये सोचने वाली बात है कि हर प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से
गैस की वजह से, तेल की वजह से, पेट्रोल की वजह से गुलाम जैसी स्थिति फीलिंग करता है। सबसे अच्छा यही है कि सरकार को चाहिए कि इन्हीं ऊर्जा स्रोत वाले, इन्हीं पेट्रोलियम कंपनी वाले के जो एजेंसियां हैं उनसे संपर्क करके वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को इस प्रकार से बढ़ाया जाए ताकि कभी संकट आने पर किसी भी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से प्रभाव ना पड़े। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में अफवाह की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी ज़बरदस्त है। ऐसा लगता है जैसे कि कहना चाहिए कि यहूदी जो कि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम कंपनी में अपना सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं, वो जिस प्रकार से उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में, जबकि ब्रिटेन के जीतने के बावजूद भी जर्मनी को जीता हुआ घोषित करके ब्रिटेन की बहुत बड़ी संपत्ति को उन्होंने चूना लगा दिया था। तो इसी सोशल मीडिया का अफवाह को देखते हुए वो किसी भी यही पेट्रोलियम कंपनियां किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ देती हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा हो, ये अर्थव्यवस्था पहले भी टूटी हैं और ऐसा कई देशों में इमरजेंसी तक लग गई है। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि ऊर्जा के साथ जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं उसको किस प्रकार से इन्हीं कंपनियों के द्वारा से चलाया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए या एक तरह सा ज़बरदस्त रूल फॉलो करवाया जाए जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पास एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत रखे, जिससे कि किसी भी प्रकार से इस प्रकार से कभी भी संकट आए तो ऐसी स्थिति में मैनेज आसानी से हो सके और हम उनके गुलाम ना बन सकें। अमेरिकी, इजराइल और ईरान युद्ध में आश्चर्यजनक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अब तक जो भूमिका रही है वह एक असहाय संगठन की सी रही है। देखिए, असहाय संगठन तो यही कहेंगे कि सीधी बात है, अमेरिका और इजराइल दोनों को पैसे देने वाले यहूदी परिवार हैं और संयुक्त राष्ट्र परिषद की क्या भूमिका रहेगी जब ये पैसे से ही तेल युद्ध की सिचुएशन चल रही है। तो संयुक्त राष्ट्र की क्या भूमिका हो सकती है आप खुद ही सोच सकते हैं। वो शांति बोलने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। वह एक असहाय संगठन सी लग रही है। सुरक्षा परिषद एक निष्क्रिय और निष्प्रभावी संस्था बनकर रह गई है। अब यही बात है कि अभी पुतिन साहब भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं कि ये जो सुरक्षा परिषद है वो किसी काम की नहीं रही है और जो युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाले हैं ये सोच समझकर ये युद्ध चला नहीं रहे। उससे पहले उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि इतना भयंकर केस बन जाएगा। जब स्टार्ट हुआ था युद्ध तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था कि ये 35 दिन तक चल सकता है और एट प्रेजेंट 1 महीना हो गया है। तो मतलब क्या ये अगला केवल 5 दिन तक ही क्या ये युद्ध चलेगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये 5 दिन तक ही युद्ध चले और इससे पूरी तरह से अमेरिकी साख और राष्ट्रपति पर पूरी तरह से मतलब उनकी हालत ख़राब होएगी चुनाव में। वह विश्व के किसी भी संकट को सुलझा पाने में नाकाम है। सुरक्षा परिषद के 5 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं। चीन की इस युद्ध में से कोई खास नुकसान नहीं है। चीन का इस युद्ध से कोई ख़ास नुकसान नहीं है ये नहीं कह सकते, क्योंकि 60% तेल चीन इन्हीं से लेता था। लेकिन अभी जो प्रतिबंध अमेरिका ने ये प्रतिबंध हटा दिया है ना रशिया के तेल सभी ले सकते हैं, तो उसकी वजह से उसके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तेल रशिया से ले लेगा। इसके अलावा चीन खुद भी इतना मतलब शक्तिशाली है कि वो इन तेलों पर निर्भर नहीं है, मतलब इन तेलों पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। उसके व्यापार कंटिन्यू चलते रहेंगे। अगर उसके व्यापार पर कोई फ़र्क पड़ता है तो उससे पूरी विश्व व्यवस्था पर फ़र्क पड़ जाएगा। इसके लिए स्पेशल तरह से उसको परमिशन मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप जी को देनी पड़ेगी कि अमेरिका के चीन का व्यापार रुके नहीं, ताकि उनसे सभी चीज़ों को सभी लोगों को या सभी देशों को हर चीज़ मुहैया आसानी से हो सके। वह अमेरिका को परेशान होता देख प्रसन्न है और रूस तो एक तरह से फ़ायदे में है, क्योंकि उसे तेल बेचने के लिए छूट मिल गई है। अमेरिका अपने अहम से ग्रस्त है, चूँकि ब्रिटेन एवं
फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय अहमियत कम हो गई है। ब्रिटेन और फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय अहमियत यूँ कम हो गई है कि वो थोड़े से किनारे रहने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी राजनीति में। इसलिए वे, और वो एक्चुअल में क्या है, वो छोटे देश हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से वो पूरी तरह से टूट गए हैं, जो अब तक उभर नहीं पाए हैं। तो इन सब का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। यह देखने में आ रहा है कि जब भी सुरक्षा परिषद के सदस्यों में से कोई देश किसी युद्ध में शामिल हो जाता है तो यह संस्था और नाकाम हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर इन 5 जो स्थायी देश हैं, उन देशों, वो देश अगर किसी युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो ये संस्था जो है ना, यूएनओ, पूरी तरह से नाकाम हो जाती है। ऐसा पहले भी देखना चाहिए, पहले भी देखने में आया है। और ऐसी स्थिति में बाकी देशों को ये सोचना चाहिए कि क्या स्थायी देशों को एक अलग वरीयता दी जा रही है और एक अस्थायी देशों को एक अलग वरीयता दी जा रही है। क्या इस प्रकार से भेदभाव, क्या ये अच्छा है? क्या ये किसी संस्था में ये अच्छा है? अगर ये अच्छा है तो फिर यूएनओ को अपनी पोजीशन को बदल देना चाहिए कि जो पैसा दे क्या उसको इस तरह से व्यवहार हो। यूक्रेन युद्ध में भी वह नाकाम रही है क्योंकि हमला रूस ने किया। ईरान युद्ध में भी अमेरिका के कारण सुरक्षा परिषद असहाय है। इसे सभी प्रमुख देश महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। यदि सुरक्षा परिषद वैश्विक संकटों को हल करने में इस तरह नाकाम बनी रही तो इसका महत्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य इस संस्था में सुधार की ज़रूरत तो जताते हैं, लेकिन कुछ ठोस करते नहीं। इन स्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि भारत सुरक्षा परिषद में ऐसे किसी सुधार की पैरवी करे कि उसकी काम करने की तरीके बदले और युद्ध में शामिल स्थायी सदस्य देश अपने वीटो पावर का इस्तेमाल ना कर सकें। जी हाँ, अब कम से कम जब अब विश्व की आबादी बढ़ गई है और तो सुरक्षा परिषद को अपनी ताकत बनाने के लिए ज़रूरी है कि इन 5 देशों के ऊपर ही निर्भर ना रहे, बाकी देशों को इस प्रकार से महत्व दे कि अगर वो युद्ध में ये 5 देश अगर ये युद्ध में शामिल होते हैं तो किस प्रकार से वो बैलेंस किया जाए। यानी कि यूएनओ को इन 5 देशों के ऊपर निर्भर रहना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी देशों का अपना अपना महत्व है। इसलिए यूएनओ को चाहिए कि सभी देशों का अपना अपना महत्व को साथ में रखें। और चीन, जहाँ की जो कि दिखने में इतना बड़ा है, कभी भी किसी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसको केवल अपने बिजनेस से मतलब है और इसी वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रह रहा है। और यही भारत को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से अपनी ज़रूरत की पूर्ति बाहर से की जाए और आत्मनिर्भर रहें और इसके साथ ही व्यापार भी कर सकें। और यही नीति आगे भी बनानी चाहिए, ना कि हमें जज्बाती रूप से होकर के एक दूसरे से लड़ते हुए रहना चाहिए। युद्ध में शामिल स्थायी सदस्य देश अपने वीटो पावर का इस्तेमाल ना कर सकें। आज जब भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद बढ़ रहा है तब उसे अपनी सक्रियता बढ़ानी चाहिए और सुरक्षा परिषद में विस्तार एवं सुधार को अपने प्रयास को गति देनी चाहिए। देखिए, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि जिस देश की आबादी ज़्यादा है, कम से कम उनको तो स्थायी सदस्य यूएनओ को रखना चाहिए ही चाहिए। जब स्थायी सदस्य, किसी भी देश की आबादी जब ज़्यादा है, उनकी ज़रूरतें ज़्यादा हैं, लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि उनको स्थायी सदस्य देने से यूएनओ मजबूत होएगा। लेकिन यहाँ ये यूएनओ मजबूत होने की जगह उन्हीं देशों को रिजेक्ट कर रहा है और जो पहले के 5 स्थायी सदस्य हैं केवल उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। जबकि आबादी के हिसाब से अगर ये किया जाए तो इसमें भारत, ब्राज़ील और भी बहुत से देश इसमें शामिल हो सकते हैं। तो कहने का मतलब, स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद को और यूएनओ को ये चाहिए कि स्थायी सदस्य उन देशों को भी बनाया जाए जिनमें अच्छी खासी आबादी है। अब इसमें अच्छी खासी आबादी में केवल स्थायी सदस्य में केवल चाइना ही आता है और बाकी सारे देश इसमें नहीं आते हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो,
चाहे वो ब्रिटेन या फ्रांस हो, इनकी आबादी इतनी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत है ज़्यादा तो वो अमेरिका की ही है। लेकिन स्थायी सदस्य इस तरह से बनाए हुए हैं कि इन कम आबादी के बावजूद भी ये देश स्थायी सदस्य हैं और ये अपना प्रभुत्व चला लेते हैं और ये अपना वीटो पावर दिखा देते हैं। जबकि जिनके पास आबादी ज़्यादा है उस देश का कोई भी महत्व नहीं। क्या ये एक नाइंसाफ़ी नहीं है? ये सभी देशों के साथ नाइंसाफ़ी और ख़ास करके भारत और ब्राज़ील के साथ तो ये नाइंसाफ़ी है ही। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि पूरे विश्व की एक बड़ी हिस्सा जो कि सुरक्षा परिषद का वो यूएनओ का सदस्य होने के बावजूद भी वो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। तो ये एक उंगली उठती है संयुक्त यूएनओ के ऊपर। भारत की सक्रियता ऐसी ही होनी चाहिए कि प्रमुख राष्ट्र इस पर विचार करने के लिए बाध्य हो जाएं और आखिर भारत इस संस्था को सदस्य क्यों नहीं है। बेहतर हो कि भारत को इस संस्था का सदस्य बनाने के लिए रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस सक्रियता दिखाएं। यह उनके हित में ही होगा। सीधी सी बात है कि जब तक यूएनओ को शक्तिशाली नहीं बनाया जाएगा तब तक किसी भी समस्या का सलूशन नहीं हो सकता। और किसी भी समस्या का सलूशन के लिए ये ज़रूरी है कि जिन देशों की आबादी ज़्यादा है उन देशों को यूएनओ ज़्यादा सपोर्ट करे, बजाय उन देशों के कि जो पहले ज़्यादा शक्तिशाली रहे हैं। मेरी समीक्षा कैसी लगी? कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।